की ऑनलाइन क्लास के अंदर कक्षा 12 के अंदर आज हम जो तीसरा पाठ है उसी का अध्ययन बिंदु है वो समझेंगे, जिसके अंदर यूनानी आक्रमण के प्रभाव को हम पढ़ेंगे। यूनानी आक्रमण के प्रभाव यानी हमने समझा है कि किस प्रकार से बाहरी आक्रमण हुए, उसके अंदर हिंद यमन आए या हिंद यूनानी आए, जिसमें सिकंदर का नाम आता है। और सिकंदर ने यहाँ पे समय बिताया, सीमांत राज्यों को जीता और वापस वो अपने देश की तरफ रवाना हुआ। लेकिन बीच में ईरान के सूसा नगर में वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के बाद उसके उत्तराधिकारी, जो सिकंदर का राज्य सिकंदर छोड़ के गया था या जो जीते हुए प्रदेश जो किसी न किसी अधिकारी को सौंप के गया था, उन्हीं उत्तराधिकारियों में से हमने मेनांडर को पढ़ा। अनेक हिंद यूनानी शासक आए और उसमें आई बैक्ट्रियन शाखा, ठीक है। बैक्ट्रिया और पार्थिया के जो यूनानी थे वो आए और उसमें हमने बैक्ट्रिया की जो शाखा थी उसमें हमने मेनांडर को पढ़ा। अब मेनांडर को पढ़ने के बाद हम उसी के आगे का जो अध्ययन बिंदु है यूनानी आक्रमण और उसके प्रभाव, यानी जो यूनानी जो भारत में आए, यूनान के विभिन्न शासकों ने यहाँ पर मैत्री संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार या उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों के अंदर किया। तो उसी के अंदर जो हमारा बिंदु हमारा जो है कि उन यूनानियों के आगमन से भारतीय संस्कृति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, या उत्तर पश्चिम के जो सीमांत प्रदेश थे उसके ऊपर यूनानियों ने अपनी क्या छाप छोड़ी और वहीं भारत की संस्कृति से उन्होंने क्या ग्रहण किया या क्या सीखा, उसको हम इस अध्ययन बिंदु के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हम पॉइंट पे आते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के कारण यूनानी स्थायी बस्ती है वो नहीं बसा सके। सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और ऐसी स्थिति में सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर निकला था, लेकिन चूंकि सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और ऐसी स्थिति में सिकंदर के जो उत्तराधिकारी कह सकते हैं या सिकंदर है अपनी स्थायी बस्ती है वो भारत में नहीं बसा सका था या उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में नहीं बसा सका था। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारियों जो आए हैं उसमें हम देखते हैं कि उत्तराधिकारियों में बैक्ट्रिया और पार्थिया, दो मध्य एशिया के दो इलाके या दो क्षेत्र जिसमें बैक्ट्रिया और पार्थिया नामक जो शाखा है वो इन दोनों प्रदेशों के आधार पर ही बनी है। यूनान की दो शाखा, एक बैक्ट्रियन शाखा और दूसरी है पार्थियन शाखा। अब पार्थियन शाखा ने इतना प्रभाव यहाँ पर नहीं छोड़ा, लेकिन जो बैक्ट्रियन शाखा थी या बैक्ट्रिया के जो यूनानी शासक थे उन्होंने यहाँ पर 200 शताब्दियों तक शासन किया, ठीक है। कितना? सीमांत प्रदेशों के ऊपर, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों के ऊपर 200 सदी तक उन्होंने शासन किया और साथ ही साथ बाद में वो भारतीय संस्कृति के अंदर आत्मसात हो गए। अर्थात आत्मसात हो जाना, समाहित हो जाना, उसके अंदर घुल मिल जाना, उसमें मिल जाना, उसमें विलीन हो जाना, कि उन्होंने भारतीय संस्कृति में यहीं पे वो रच बस गए और साथ में यहीं पे वो विलीन हो गए। यहीं की संस्कृति को उन्होंने आत्मसात कर दिया। अब यूनानी शासकों ने भारतीय संस्कृति के ऊपर अपना क्या प्रभाव छोड़ा, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो प्रभाव है, पहला है सिक्कों के ऊपर प्रभाव। सिक्के अर्थात मुद्रा, भारत के अंदर भी सिक्के बनते थे। भारत के अंदर अनेक प्रकार के सोने चांदी के सिक्के चलन में थे और खासतौर से चांदी के सिक्के, लेकिन भारतीय सिक्कों की एक आकलन करे तो एक कमी थी। उस
कह सकते हैं कि किसी न किसी जानकारी के स्रोत के रूप में अधिक मूल्यवान हो गए थे। तो ये थी यूनानियों की विशेषता जिसे बाद में भारतीय शासकों ने अपनाई थी, या भारत के अंदर भी इस तरह के सिक्के हैं वो बाद में यूनानियों के आगमन के बाद में इस तरह के सिक्के हैं वो प्रचलित होने लगे थे। अब यूनानियों की अगर विशेषता देखें तो यूनानी क्या थे? ग्रहणशील थे। ग्रहणशील यानी कुछ भी अच्छा अगर आपको लगता है तो उसे सीखा जाए, ठीक है। तो वो ग्रहणशील थे। उन्होंने भारतीय मौद्रिक नीति को भी अपनाया। उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ भारतीयों को दिया, बल्कि उन्होंने अपनी जो तकनीकी थी उससे तो भारतीयों ने उनसे सीखा ही सीखा था, लेकिन अगर उन्हें भारतीय तकनीक के अंदर भी कुछ श्रेष्ठता नजर आई थी या आती थी तो उन्होंने सहज रूप से उसे भी अपना लिया था। और खास तौर से मौद्रिक तकनीक यानी भारतीय किस प्रकार से जो है मुद्रा या सिक्के बनाते थे, ढालते थे, किस प्रकार से उसकी ढलाई किया करते थे, तो वो सारी मौद्रिक तकनीकों को जो है इन यूनानियों ने आसानी से अपना लिया। फिर वही अगर हम सिक्कों को देखें तो मेनांडर के जो सिक्के हैं वो दिल्ली और अफगानिस्तान के काबुल के निकट काफी अधिक मात्रा में वो मिले हैं, और उस सिक्कों के ऊपर मेनांडर की तिथि या उसका समयकाल है वो अंकित है। तो इस प्रकार से ये सिक्के हैं हमें कहीं न कहीं उन यूनानी शासकों के बारे में जानकारी देते हैं, और वही तिथि और नाम के अंकन से हमें सहज प्राप्ति हो जाती है या आसानी से जानकारी मिल जाती है कि ये किस काल के सिक्के हैं और किस शासक के द्वारा चलाए गए हैं। तो ये है सिक्के जिसका भारतीय मौद्रिक जो है प्रणाली पर प्रभाव पड़ा और भारतीय शासकों ने इसे अपनाया। अब दूसरा हम लेते हैं कला और साहित्य मूर्तिकला के क्षेत्र में जो है यूनानी प्रभाव कैसा रहा। देखिए यूनानियों की जो कला थी वो हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। हेलेनिस्टिक ये सिंगल एक नंबर का प्रश्न भी आपका आ सकता है कि हेलेनिस्टिक कला क्या है, तो आपको लिखना है यूनानी मिश्रण शैली, ठीक है। यूनानी मिश्रण शैली उसको हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उन्होंने हेलेनिस्टिक कला का विकास किया। हेलेनिस्टिक यानी वो जब आए थे तो उन्होंने वो अपनी शैली अपनी कला साथ में लेकर आए थे, और वहीं थोड़ा सा प्रभाव है वो भारतीय संस्कृति का इसके अंदर मिश्रण हो गया था। तो मिला जुला रूप है जिसको हेलेनिस्टिक कला के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने हेलेनिस्टिक कला का परिचय वो भारतीयों को करवाया, और यही से इसी हेलेनिस्टिक कला से गांधार शैली जो है वो विकसित हुई थी। गांधार की मूर्ति कला, ठीक है। गांधार प्रदेश में विकसित होने के कारण इसे गांधार शैली का नाम दिया गया। और ये इस पर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि गांधार शैली की विशेषताएं बताइए। तो गांधार शैली के अंदर जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, उन्हें यूनानी देवताओं की तरह उनको बताया गया है। यूनानी देवता अपोलो, जीयस, उन देवताओं के समान उनको बताया है। उनकी जो होस्ट है वो भारी और भरे भरे होंठ बताए हैं, गंभीर आंखें बताई है और बड़ी बड़ी गंभीर आंखें, चेहरा भी गंभीर बताया गया है, और इसके साथ ही वस्त्रों को पहनाया हुआ एक अलग खाका है उनके ऊपर बनाया गया है। तो कई विशेषताएं हैं वो गांधार शैली के अंदर आपको मिलेगी, जिसे हम और समझेंगे आगे। तो ये गांधार शैली है वो यूनानियों की देन है कि जो भारतीय मूर्तिकला का जो विकास है वो हेलेनिस्टिक कला के अंदर मिक्स हो गया, और फिर इस तरह से एक नई शैली का निर्माण हुआ जिसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये गांधार शैली भी हमें यूनानी शैली की देन है या यूनानी मूर्तिकला का प्रभाव है वो हमें मिलता है। इसके साथ ही यूनानी बुद्धिमान थे, यूनानी विद्वान थे, ज्ञानी थे। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में खगोल के क्षेत्र का उनको ज्ञान था, ज्योतिष का भी उनको ज्ञान था, साहित्य और धर्म का भी उन्होंने जो है उनको ज्ञान था। तो ऐसी स्थिति में वो जब अपने साथ अपना ज्ञान लेकर आए थे तो ये ज्ञान कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, धर्म
लौटते समय उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग तो उसने समुद्री मार्ग से भेजा था और दूसरा भाग वो स्वयं स्थल मार्ग से चला गया था। तो स्थल मार्ग से वो कई इलाकों को जीतता हुआ आगे बढ़ा था और बाद में ईरान जाकर बीमार पड़ गया था। तो यही कई नए नए रास्ते खुल गए थे, जल मार्ग और थल मार्ग। ठीक है, तो जल मार्ग और थल मार्ग से खुलने से यूनान की तरफ जो भारतीय व्यापार है वो आसान हो गया। ठीक है, और वहीं यूनानियों के लिए भी भारत का आगमन है वो आसान हो गया था। तो व्यापार वाणिज्य भी यूनानियों के साथ है वो होने लगा था भारतीयों का। और इसका प्रभाव क्या रहा कि देखिए कि यूनान है वो व्यापार में अधिकतर विलासिता की वस्तुएं और प्रसाधन सामग्री, मेकअप जिसे हम कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, तो प्रसाधन सामग्री है वो भारत को भेजता था। और वहीं भारत अपने मसालों, हाथी दांत, वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल के वस्त्र, सूती वस्त्र, इनके कारण प्रसिद्ध रहा था। तो जो है वो भारत को हाथी दांत का जो वर्क या काम किया होता था, नक्काशी वाला काम, और इसके साथ ही मसाले, जो गरम मसाले भारत के अंदर प्रसिद्ध थे, तो उसका व्यापार है यूनानियों के साथ होता था। और कहा जाता है कि एक बार एंटियोकस जो 4th था यूनानी शासक, उसने 166 ईस्वी पूर्व उसने यूनान के अंदर एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया था। और उस प्रदर्शनी के अंदर उसने भारत से जितने भी आयातित मसाले और हाथी दांत की जो नक्काशी के कार्य के जितने भी आभूषण या जो भी चीजें बनी हुई थी उसे प्रदर्शनी में उसे रखाया था। और इस प्रकार से उस प्रदर्शनी को बहुत कह सकते हैं कि बहुत लोगों ने देखा और बहुत कुछ समझा गया था। तो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एंटियोकस 4th जो यूनानी शासक था वो भी पूरी तरह से भारतीयों के व्यापार वाणिज्य से प्रभावित था। और वो इसीलिए उसने यूनान के अंदर ऐसी भारतीय मसालों और भारतीय चीजों की उसने प्रदर्शनी लगाई थी। अब अगला पॉइंट जो हमारा आता है कि सांस्कृतिक प्रभाव एवं विलीनीकरण। सांस्कृतिक प्रभाव, देखिए यूनानी आए, सिकंदर आया, सिकंदर के बाद उसके अनेक उत्तराधिकारी, सेल्यूकस, निकेटर या अनेक दूसरे उत्तराधिकारी हैं वो आए और यहाँ पर वो लंबे समय तक शासन करते रहे या स्थापित रहे। लेकिन जो बैक्ट्रियन शाखा ने जो प्रभाव छोड़ा था वो अन्य किसी ने नहीं छोड़ा। ठीक है, और इस प्रकार से 200 शताब्दियों तक इन बैक्ट्रियन शाखा के यूनानियों ने यहाँ पर शासन किया था। और इसका प्रभाव ये रहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा। और वहीं भारतीय संस्कृति के अंदर वो खुद भी, वो स्वयं भी आत्मसात हो गए। उन्होंने यहाँ रहते रहते वो भारत की मिट्टी में मिल गए, भारत की जड़ों में ही समाहित हो गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्शों को उन्होंने अपनाया और वही भारतीय संस्कृति की खूबियों को उन्होंने आसानी से ग्रहण किया और भारत की विशेषताओं को आत्मसात करके वो अंत में भारतीय संस्कृति में ही विलीन हो गए। तो ये था आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण अर्थात उसमें समाहित हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडो ग्रीक या हिंदू यूनानी या जो यूनानी आए थे उन्हें युद्ध यूनानी कहा जाता है, इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि क्योंकि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अंत में अपना प्रभाव छोड़कर यहीं जो है रच बस गए और भारतीय संस्कृति में विलीन हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर सिक्कों के माध्यम से, व्यापार वाणिज्य के माध्यम से, कला और साहित्य के माध्यम से, कला और मूर्तिकला के माध्यम से अपना कई प्रकार से उन्होंने प्रभाव छोड़ा और अंत में भारतीय संस्कृति में ही वो विलीन होकर आत्मसातीकरण करके इसी में बस गए। तो ये था हमारा जो है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।